हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं समष्टि और समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे हम लोगों ने जो क्या होता है, पौधों में अनुकूलन होता है, जंतुओं में अनुकूलन होता है वातावरण के प्रति, ठीक है, जल के प्रति या गर्मी के प्रति या तापमान के प्रति, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग समष्टि अर्थात समष्टि को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समष्टि क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए समष्टि, समष्टि को आप दूसरे शब्दों में जनसंख्या कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे आप पॉपुलेशन कह सकते हैं। पॉपुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या या समष्टि या पॉपुलेशन। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होता है आप लोग जानते हैं, हमेशा हम लोग सुनते हैं कि जनगणना हो रही है, ठीक है, अर्थात मनुष्यों की गणना हो रही है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीवों को भी क्या होती है, एक जनसंख्या होती है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जनसंख्या एक्चुअली होती क्या है, क्या होता है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए किसी एक समय पर, ठीक है, किसी एक समय पर, एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित समय पर किसी एक जाति के या और समय के साथ साथ, ठीक है, किसी एक क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी एक समय पर किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में किसी जाति के जीवों की संख्या को या जीवों के समूह को, ठीक है, जीवों के समूह को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं, जनसंख्या या समष्टि कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक निश्चित समय पर और निश्चित क्षेत्र में, समय भी निर्धारित है, जैसे 2010 है या 2005 है, 2020 है, ठीक है, 2021 है, कोई भी निश्चित समय है। उस निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, वाराणसी का एरिया है, यूपी का एरिया है, या केवल आपके एक गांव का एरिया है, या केवल 1 एकड़ की बात की जाए, या केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया की बात की जाए, ठीक है, या किसी एक तालाब के क्षेत्रफल की बात की जाए, तो उस क्षेत्रफल में, इकाई में, क्षेत्र में किसी भी जाति के जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, समष्टि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए तालाब है, ठीक है, तो तालाब का एक एरिया होगा, ठीक है, और मान लीजिए निश्चित समय यही है कि ठीक है 2000, ठीक है 2021, और महीना या मंथ कौन सा है, ठीक है, अक्टूबर मंथ है। और इस समय वो जो तालाब का एरिया है, ठीक है, आप मान लीजिए कितना मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है। तालाब का एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है। और इस 100 मीटर स्क्वायर तालाब में, एरिया में, ठीक है, पॉन्ड में क्या है, मछलियों की संख्या कितनी है, 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, तो जो फिशेस की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 लाख पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो पॉन्ड का है, ठीक है, पर पॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इनका समूह है, ठीक है, जो उस एरिया में जो मछलियों का समूह है वो क्या कहलाता है, मछलियों की जनसंख्या है। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, आपके गांव में मनुष्य की भी एक जनसंख्या है, एक आबादी है। किसी गांव में क्या होता है, ठीक है,
किसी गांव में क्या होता है 1500 आदमी होते हैं, किसी गांव में 4000, किसी गांव में 5000। अब वह गांव के क्षेत्रफल या एरिया के ऊपर क्या होता है निर्भर रहता है, ठीक है। या किसी कॉलोनी में भी आप देख सकते हैं मनुष्य की क्या होगी एक जनसंख्या होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है जीवों के समूह को क्या कहते हैं समष्टि कहते हैं या जनसंख्या कहते हैं। तो ठीक है ये समूह किसी भी जीव की हो सकती है, जैसे जीवाणुओं का समूह हो गया, कवकों का समूह हो गया, ठीक है, मनुष्य का समूह हो गया, या पशु में आप लोग कह सकते हैं गायों का समूह हो गया, ठीक है। तो वो सभी क्या होगी हर एक जो जाति है उसकी एक जनसंख्या होगी, उसका एक क्या होगा समष्टि होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो देखिए जो समष्टि है इसको क्या कहते हैं पॉपुलेशन कहते हैं। यह देखिए दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है मोनोस्पेसिफिक और एक होता है ठीक है मिक्स्ड पॉपुलेशन। मोनोस्पेसिफिक और मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन और दूसरा होता है मिक्स्ड पॉपुलेशन। क्या होता है मिक्स्ड पॉपुलेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन। और मिक्स्ड पॉपुलेशन को कम्युनिटी कहा जाता है। मिक्स्ड पॉपुलेशन को क्या कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन, मोनो का मतलब क्या होता है एक फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब क्या होता है केवल एक जाति का समूह होता है तो उसे कहते हैं मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। जैसे केवल क्या है मनुष्य का समूह है या केवल मछलियों का समूह है, ठीक है। जैसे ये तालाब है, इसमें पानी है, ठीक है, जल भरा है, और इसमें क्या है केवल रोहू मछली है। क्या है रोहू मछली है और कोई भी दूसरी मछली नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगा मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। हमने केवल रोहू की काउंटिंग की, ठीक है, किसकी काउंटिंग की रोहू की, और इस तालाब में क्या है रोहू है केवल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। लेकिन ऐसा एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है कि किसी भी स्थान पे किसी भी वास स्थान पे केवल एक ही प्रकार का जीव जाति पाया जाए। अगर कोई तालाब है तो उसमें क्या होगा बहुत सारे कवक होंगे, बहुत सारे जीवाणु होंगे और कीट होंगे, ठीक है, बहुत सारे मछलियाँ होंगी, मेढक होंगी, अलग अलग प्रकार की। मिक्स्ड पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो पॉन्ड के ही एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, एक तालाब है, ठीक है। तो तालाब में देखिए एक्चुअली रियल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मछलियाँ हो सकती हैं। तो मान लीजिए रोहू मछली है, ठीक है, इसके अलावा और भी कतला है, ठीक है। तो बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की क्या हो सकती हैं मछलियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी में फ्रॉग होगा, मेढक होगा, स्नेक होगा, एस से स्नेक मैंने लिख दिया, ठीक है, एफ से फ्रॉग हो गया, और क्या होंगे इंसेक्ट होंगे, ठीक है, क्या होंगे इंसेक्ट होंगे। तो यहाँ पे इसी पॉन्ड में क्या होता है बहुत सारी जीव जातियों का क्या होता है समूह होता है फ्रेंड्स। एक ही जगह पे एक ही आवास स्थान पे बहुत सारे पॉपुलेशन पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड पॉपुलेशन। ये क्या होता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। क्या होता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। और ये क्या होता है पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ये क्या हो गया पॉपुलेशन ऑफ वन इंडिविजुअल, ठीक है, क्या होता है वन इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल का मतलब ही वन हो जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज, पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज क्या बोला जाएगा मोनोस्पेसिफिक। और मिक्स्ड पॉपुलेशन किसको कहते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सारी जातियां हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के क्या होते हैं पॉपुलेशन होते हैं, दो प्रकार के समष्टियां होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो समष्टि होती है जो जनसंख्या होती है उसकी क्या होती है बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, संरचना, आयु संरचना, आयु पिरामिड और समष्टि वृद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। तो हर एक टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि मनुष्य की
पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वृद्धि इसकी बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं जो इंडिया है, इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। किसमें? सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे क्या है? इंडिया है। लेकिन अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। और पॉपुलेशन हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। पॉपुलेशन क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है। इसका नंबर इंक्रीज होता रहता है या क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंजिंग में तो बस एक ही चेंजिंग होती है कि पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होता है। मनुष्य का पॉपुलेशन डिक्रीज होने वाला नहीं है जल्दी, ठीक है। कैसे? देखिए, अभी अभी कोरोना आया था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से स्प्रेड हुई कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर थी और कुछ डेथ भी हो रही थी, लेकिन क्या जिस तरह से ऐसा लगा कि जैसे पृथ्वी पर से पूरी आबादी खत्म हो जाएगी, इस तरह से आप क्या होगा? डिजीज़ फैलेगा, तो इस तरह से अफवाह उड़ी। लेकिन क्या हुआ? आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी कम हो गई? कुछ भी कम नहीं हुआ, ठीक है। जिस तरह से बढ़ रहा था पॉपुलेशन, उसी तरह से मनुष्य का पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और योगी जी को क्या करना पड़ रहा है? ठीक है, योगी जी को उत्तर प्रदेश में क्या करना पड़ रहा है? ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नियम से बनाने पड़ रहे हैं कि हाँ नहीं, आप लोगों के पास, ठीक है, कितने 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो ये हमारे लिए क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या है, यह एज ए विस्फोट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब इससे ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधे आते हैं, ठीक है, जो समष्टि की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए फ्रेंड्स। समष्टि की विशेषताएं या जनसंख्या की विशेषताएं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं घनत्व की। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व, ठीक है। देखिए, घनत्व क्या होता है? निश्चित समय पर, ठीक है, कहाँ पे? निश्चित समय पर किसी निश्चित क्षेत्र में जो किसी एक आबादी है, किसी एक जो जनसंख्या है, उसमें सदस्यों की संख्या को क्या कहा जाता है? डेंसिटी या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? निश्चित समय पर, ठीक है, किसी निश्चित समय में या समय पर, ठीक है, निश्चित समय में या समय पर, ठीक है, किसी क्षेत्र में, कोई स्पेसिफिक निश्चित क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में उपस्थित आबादी या आप कह सकते हैं समष्टि में जीवों की संख्या क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समष्टि में जीवों की संख्या को घनत्व कहते हैं, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था पॉन्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो डेंसिटी होता है, ठीक है, ये क्या करता है? इसमें हम जीवों की संख्या को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? जीवों की संख्या को गिनते हैं, काउंट करते हैं। और वो संख्या किस में होनी चाहिए? किसी एक निश्चित समय पर और निश्चित क्षेत्रफल में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये क्या है? कोई एक फॉरेस्ट है, कोई एक जंगल है, ठीक है, या कोई एक घास का मैदान है। और इस मैदान में, ठीक है, क्या है?
जो ट्री है क्या है, ट्री है तो ट्री का नंबर कितना है यहाँ पे 200 है, कितना है 200 ट्री है, ठीक है। और इसका जो एरिया है पर एकड़, ये कितना है 1 एकड़ है, ठीक है, 1 एकड़ है या 1 एकड़ है। तो 1 एकड़ का जो एरिया है इसमें ट्री की संख्या कितना है 200 है। तो 200 वृक्ष, ठीक है, पर एकड़, ये क्या कहलाता है, ये इसकी क्या है डेंसिटी है, क्या है इस पॉपुलेशन की डेंसिटी है कि 200 वृक्ष पाए जा रहे हैं 1 एकड़ के एरिया में, ठीक है। तो जो डेंसिटी है पर एरिया या पर वॉल्यूम दोनों में मेजर किया जाता है। तो ये तो पर एरिया में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्रति वॉल्यूम में कैसे होगा। मान लीजिए कि ये तालाब है और तालाब में आप लोग जानते हैं जल भरा रहता है, क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है, ठीक है। और इस तालाब में जल भरा है तो यहाँ पे बहुत सारे शैवाल होते हैं, डायटम्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 मीटर क्यूब का एरिया है, कितना 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या है इस एरिया में, इस वॉल्यूम में कितने अबाउट 5 मिलियन, सपोज मान लीजिए कि कितने 5 मिलियन क्या है डाई एटम्स हैं, शैवाल हैं, डाई एटम्स हैं पर मीटर क्यूब का वॉल्यूम में, ठीक है। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, ठीक है, कितने मिलियन डाई एटम्स हैं 5 मिलियन डाई एटम्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से डेंसिटी को हम प्रति क्षेत्रफल या प्रति वॉल्यूम या आयतन में क्या करते हैं नापते हैं या मेजर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी 2 प्रकार की हो सकती है, एक होता है क्रूड डेंसिटी और एक होता है इकोलॉजिकल डेंसिटी या रियल डेंसिटी। देखिए डेंसिटी 2 प्रकार की होती है, एक होता है क्रूड डेंसिटी और सेकंड है इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। देखिए क्रूड डेंसिटी क्या होता है, मान लीजिए ये घास का मैदान है, क्या है घास का मैदान है, ठीक है। और इस घास के मैदान में यहाँ पर या कोई जंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्री प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है ट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्री का नंबर देखो इस एरिया में क्या है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इस एरिया में ट्री का नंबर बहुत ज़्यादा है और बाकी का जो एरिया है यहाँ पे ट्री का नंबर बहुत कम है, कहीं पे 1-2 ट्री हैं, कहीं पे ट्री क्या है अब्सेंट भी है, ठीक है। तो अब ये जो टोटल एरिया है सभी जगह ट्री पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो क्रूड डेंसिटी होता है, कौन सा डेंसिटी क्रूड डेंसिटी होता है, क्रूड डेंसिटी में क्या करते हैं नंबर ऑफ ट्री पर टोटल एरिया में कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं नंबर ऑफ ट्री पर टोटल एरिया, पर टोटल एरिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाता है क्रूड डेंसिटी इस पूरे एरिया में जब कैलकुलेट किया जाएगा नंबर ट्री का, ठीक है। दूसरा है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी में देखो क्या करते हैं, ये पहला था। इकोलॉजिकल डेंसिटी में इसका जो स्पेसिफिक हैबिटेट है, ये जिस स्थान पे इसकी संख्या ज़्यादा पाई जा रही है, तो केवल इस स्पेसिफिक हैबिटेट में, ठीक है, विशेष स्थान पे जहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक हैबिटेट में नंबर काउंट किया जाता है ट्री का और इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो केवल इस एरिया में, ठीक है, टोटल एरिया नहीं स्पेसिफिक एरिया में, किस एरिया में स्पेसिफिक एरिया में, या आप कह सकते हैं हैबिटेट में, ठीक है, क्या करते हैं नंबर ऑफ ट्री कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। केवल इस एरिया में ट्री का जो नंबर होगा डेंसिटी होगा तो हम उसको क्या काउंट करेंगे एज ए इकोलॉजिकल डेंसिटी फ्रेंड्स, ठीक है। डेंसिटी समझ में आया। देखिए ये जो डेंसिटी है मीन्स
किसी भी जनसंख्या में जो जीवों की संख्या है वह किस पे निर्भर करती है, इस कैसे प्रभावित होती है। देखिए ये मुख्य रूप से जन्म दर, किससे प्रभावित होती है, जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास, मुख्य ये रीजन है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए किसी भी पॉपुलेशन में अगर जन्म दर अधिक है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती है, और अगर किसी भी पॉपुलेशन में मृत्यु दर अधिक है, क्या है, मृत्यु दर अधिक है, तो पॉपुलेशन क्या होती है, घटती है, जो डेंसिटी है वो क्या होगी, घटती है, क्योंकि जीवों की मृत्यु होने लगेगी तो जीवों की संख्या क्या होगी, घटने लगती है। प्रवास में होता है माइग्रेशन, प्रवास का मतलब माइग्रेशन। अगर ये पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बर्ड है या माउस है, तो किसी दूसरे एरिया से यहाँ पे माउस या बर्ड आ जाए तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, माउस या बर्ड की इंक्रीज कर जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, घट जाएगी। तो माइग्रेशन से क्या होता है, डेंसिटी चेंज होती है। अगर जीवधारी बाहर से अंदर आता है तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है, और अगर क्या होता है, जीवधारी अंदर से बाहर जाता है तो डेंसिटी घट जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से डेंसिटी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला विशेषता डेंसिटी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं जन्म दर की। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रफ कर दिया जाए। जन्म दर, जन्म दर को नैटेलिटी या बर्थ रेट बोला जाता है। क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दूसरा जन्म दर। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो जन्म दर क्या होता है, किसी भी समिष्टि में उत्पन्न होने वाले नए सदस्यों की संख्या को, नए सदस्यों की दर को, या शामिल होने वाले नए सदस्यों की दर को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अर्थात आप सिंपली कह सकते हैं प्रजनन दर। ठीक है, जीवों में उत्पन्न होने वाले या पैदा होने वाले नए जीवों की संख्या की दर को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, या प्रजनन की दर को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। देखिए जन्म दर क्या होता है, नैटेलिटी, किसी समिष्टि में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की दर को, नए जीवों की दर को जन्म दर कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो नए जीव किस दर से उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कौन सा जीव है, मनुष्य है, क्या है, मनुष्य है, तो यह किसको उत्पन्न करेगा, मनुष्य को उत्पन्न करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई कीट है, ठीक है, तो यह क्या करेगा, कीट को उत्पन्न करेगा। ठीक है, और कोई वृक्ष है,
या कोई पौधा है तो यह क्या करेगा, पौधे को उत्पन्न करेगा, ठीक है। और अगर कोई जीवाणु है तो यह क्या करेगा, जीवाणु को उत्पन्न करेगा, ठीक है। इस तरह से सभी जीव क्या करते हैं, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जन्म दर कैसे नापा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मनुष्य में देखिए, और मनुष्य में मेल और फीमेल होते हैं और जन्म देने का कार्य फीमेल करती है। क्या करती है, फीमेल करती है। तो मनुष्य के लिए जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। 1000 फीमेल, 1000 फीमेल पर ईयर, ठीक है। 1000 फीमेल पर ईयर में कितने बेबी का, ठीक है, कितने बेबी का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, इसी को क्या कहते हैं, मनुष्य में जन्म दर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1000 महिलाएं, ठीक है, एक वर्ष में 1000 महिलाएं, 1000 स्त्रियां एक वर्ष में कितने बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, मनुष्य का जन्म दर कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो मनुष्य में जन्म दर होता है वो 1000 फीमेल के प्रति, ठीक है, एक साल में कितनी, 1000 फीमेल एक साल में, एक वर्ष में कितने बच्चों को जन्म देती हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है जन्म दर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह से कीट भी क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे, नए जीवों को उत्पन्न करेंगे, पौधे भी और जीवाणु भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नेटेलिटी है यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो जरा ध्यान से देखेंगे, एक होती है मैक्सिमम नेटेलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है इकोलॉजिकल नेटेलिटी, इकोलॉजिकल नेटेलिटी। ये 2 प्रकार की नेटेलिटी होती है या जन्म दर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला देखिए मैक्सिमम नेटेलिटी कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। तो जो अधिकतम नेटेलिटी है यह कब होगी, मीन्स वो पॉपुलेशन, वो समष्टि कब अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा जीवों को उत्पन्न करेगी। तो इसलिए यह क्या होता है, नियत होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस कंडीशन में, तो जब क्या होता है, आदर्श परिस्थिति रहती है। कैसी परिस्थिति, आदर्श परिस्थिति रहती है। तो आदर्श परिस्थिति में क्या होता है, जो नेटेलिटी होती है वो अधिकतम होती है या मैक्सिमम होती है। क्या होती है, आदर्श परिस्थिति, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब ये है कि कोई भी एरिया है, मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये एरिया है और इसमें बहुत सारे खरगोश हैं, हिरन हैं, पौधे हैं, ठीक है, चूहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या है, भोजन है, जो असीमित संसाधन है। कैसे हैं, असीमित संसाधन है, रहने के लिए स्थान उपलब्ध है सबके लिए भोजन उपलब्ध है, भोजन की कोई भी कमी नहीं है, रहने के लिए स्थान की कोई भी कमी नहीं है, और वातावरण क्या है, एकदम अनुकूल है। जिस जो तापमान चाहिए मनुष्य के लिए या जो तापमान किसी भी जीव के लिए चाहिए वही तापमान उपस्थित है, ना ही गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति है या आदर्श परिस्थिति है। और क्या है, साथ में आप शब्द जोड़ सकते हैं, असीमित संसाधन है, कमी नहीं है किसी भी साधनों की, असीमित संसाधन। तो असीमित संसाधन है और आदर्श कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो जीवधारी है बहुत अच्छे से खाएगा पिएगा और क्या करेगा, प्रजनन करेगा। तो इस समय क्या होता है, जो नेटेलिटी होती है वो अधिकतम होती है। तो जनसंख्या की आबादी बहुत ही सबसे अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, बहुत ही अधिक संख्या में नए जीव उत्पन्न होते हैं। और ये जो दर होगी वह क्या होती है, नियत होती है, अर्थात कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है।
तो इस बात को समझिए, नियत या कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। मैक्सिमम नेटेलिटी नियत या कांस्टेंट होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक खरगोश है, ठीक है, और इस खरगोश को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, खाने पीने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, असीमित संसाधन है, आदर्श परिस्थिति है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये खाएगा पिएगा और प्रजनन करेगा। तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए कि 4 महीने में या 3 महीने में कितने 5 बच्चे को 5 बेबी, ठीक है, 5 नए जीवों को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया जाए, मान लीजिए खरगोश को और भी ज़्यादा खाना दे दिया जाए, और भी जगह दे दिया जाए, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया जाए, तो क्या खरगोश 10 खरगोश को उत्पन्न कर पाएगा? नहीं, उसको जितना खाना था वह मिल रहा था, ठीक है। एक दिन में मान लीजिए वह जितना भी भोजन करना चाहता था वो कर रहा था। अब आप उसको कितना भी और ज़्यादा दे दें, उससे ज़्यादा वो नहीं खा पाएगा, ठीक है। और उसकी जो क्षमता है वो क्या है, अधिकतम है, वह 5 बेबी को ही क्या कर सकता है, मान लीजिए प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब इससे ज़्यादा बच्चे को वो जन्म नहीं दे पाएगा, कितना भी ज़्यादा आप खिलाएं, ऐसा नहीं कि 10 बेबी को प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है, नियत होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजिकल नेटेलिटी, ठीक है। अब ये क्या है, ये रियल कंडीशन है, एक्चुअली नेचर में ये रियल कंडीशन है। तो अगर कोई एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे इसके एनेमी होंगे, जैसे हो सकता है यहाँ पे लोमड़ी हो या शेर हो, ठीक है, या मनुष्य हो, ज़रूर होगा। और उसके लिए खाने की भी क्या हो, कमी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खरगोश अकेला है वहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे जीव हों या खरगोश हो जो क्या करेंगे, भोजन की तलाश करेंगे। तो इनमें आपस में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो संसाधन है वो सीमित हो जाते हैं, और संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या होता है, रियल होता है, वास्तविक परिस्थिति होती है। कैसी परिस्थिति होती है, वास्तविक परिस्थिति होती है, ठीक है। तो वास्तविक परिस्थिति है तो बहुत सारी समस्याएं होंगी खरगोश के लिए। तो इस समय क्या होता है, जो नेटेलिटी रेट है वो क्या होगी, कम होगी। मैक्सिमम नेटेलिटी से क्या होगा, हमेशा कम होगी और घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नेटेलिटी रेट क्या होती है, कम होती है, जिसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल नेटेलिटी कहते हैं। वास्तविक परिस्थिति में जो दर होती है, जन्म दर होती है, उसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल नेटेलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, जन्म दर होता है। अब देखिए, अगर जन्म दर अधिक है तो क्या होगा, पॉपुलेशन का जो आकार है, जनसंख्या का जो आकार है वो बढ़ता है, जनसंख्या में जीवों की संख्या बढ़ेगी। और अगर जन्म दर कम होता है तो पॉपुलेशन का साइज क्या होने लगता है, घटने लगता है, ठीक है। नए जीव नहीं आएंगे तो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जीवों की मृत्यु होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये होता है जन्म दर फ्रेंड्स, या बर्थ रेट, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, जन्म दर हो गया, मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, मृत्यु दर की, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखिए, मृत्यु दर, मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी और डेथ रेट, डेथ रेट फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, किसी समष्टि में, ठीक है, जो मृत्यु की दर होती है उसी को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है।
किसी भी आबादी में समष्टि में क्या होगा, समष्टि में किसी निश्चित समय में या इकाई समय में निश्चित समय में मरने वाले जीवों की संख्या को, मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक साल में, ठीक है, एक साल में, ठीक है, क्या हो रहा है, जो मनुष्य है, मनुष्य की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन है कितना है, 5 लाख है। ठीक है, किसी एरिया में सपोज, चलिए मान लीजिए कि वाराणसी का में क्या है कि आबादी कितनी है, 5 लाख या 10 लाख है, चलिए 10 लाख आबादी है। ठीक है, और इस 10 लाख में क्या हो रहा है कि हर साल कितने लोग मर रहे हैं, हर साल कितने लोग मर रहे हैं, मान लीजिए कि 1000 आदमी मर रहे हैं। ठीक है, 1000 कितने, एक साल में 1000 व्यक्ति क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी मृत्यु दर कितनी है, 1000 प्रति ईयर, कितना होगा, 1000, ठीक है, 1000 प्रति ईयर। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। ठीक है, पर ईयर, 1000 पर ईयर या 1000 प्रति वर्ष। ठीक है, समझ में आया। तो समष्टि में किसी निश्चित समय में मरने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। देखिए, अब अगर मृत्यु दर क्या होगी, अधिक होगी, तो जो पॉपुलेशन का साइज है वह क्या होता है, घटता है, जीवों की संख्या घटेगी ना, मृत्यु दर अधिक है। तो अगर मृत्यु दर अधिक है, लोग तेजी से मरने लगेंगे तो संख्या क्या होगी, घट जाएगी। और जब क्या होगा, मृत्यु दर कम होती है, लोगों की मृत्यु कम हो रही है और जन्म दर अधिक है, ठीक है, मृत्यु दर क्या हो, कम हो, यहाँ पे समझिएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तभी समझ में आएगा। मृत्यु दर क्या है, कम है, ठीक है, और क्या है, इसके कंपैरिजन में जो जन्म दर है वह क्या है, अधिक है, जन्म दर क्या है, अधिक है फ्रेंड्स। तो जन्म दर अधिक है मृत्यु दर से और मृत्यु दर क्या है, कम है। तो यहाँ पे आबादी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जन्म दर अधिक है। ठीक है, और अगर इसका उल्टा एक कंडीशन मान लीजिए, क्या हो, मृत्यु दर अधिक है, मृत्यु दर क्या है, अधिक है, किससे अधिक है, जन्म दर से, तो जन्म दर क्या हो जाएगा, जन्म दर क्या होगा, कम होगा। तो जब जन्म दर कम है और मृत्यु दर क्या है, अधिक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आबादी का साइज है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग तेज़ी से मर रहे हैं। ठीक है, जन्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आबादी बढ़ेगी, यहाँ पे आबादी क्या, सॉरी, यहाँ पे आबादी क्या होगी, घटेगी, लोग मर रहे हैं तेज़ी से, तो और इसमें क्या होगा, आबादी बढ़ेगी तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पे लोग तेज़ी से जन्म ले रहे हैं लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, जो मृत्यु दर होती है यह भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कैसे, देखिए, एक होता है मिनिमम, ठीक है, मोर्टेलिटी, मिनिमम मोर्टेलिटी, और दूसरा होता है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी, मिनिमम मोर्टेलिटी। देखिए, मिनिमम मतलब कम से कम, तो ये जो मोर्टेलिटी है जब क्या होगा, आइडियल कंडीशन होगा, आदर्श परिस्थिति होती है, क्या होता है, आदर्श परिस्थिति होती है। तो आदर्श परिस्थिति में असीमित संसाधन रहते हैं। ठीक है, जीवधारी को कोई भी परेशानी नहीं रहती है, उसके लिए भोजन उपलब्ध है, रहने के लिए स्थान उपलब्ध है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई मार झगड़ा नहीं, तो क्या होगा, जो मृत्यु दर होगी वह क्या होगी, सबसे कम होती है। इसलिए
इसे क्या कहा जाता है, मिनिमम मोर्टेलिटी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, नियत होती है, ठीक है। क्या होती है, नियत होती है या कांस्टेंट होती है। जरा इस बात को समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि कोई आबादी है, उसमें 100 जीवों की संख्या कितनी है, 100 है। कोई आबादी है, जीवों की संख्या 100 है, ठीक है, 100 जीव है। तो आप इनको क्या कर रहे हैं कि पोषण प्रदान कर रहे हैं, आदर्श वातावरण दे रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से इनको मिल रहा है, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, भाई चलो सब लोग मौज करो, ठीक है। लेकिन होगा क्या, तो क्या ये नहीं मरेंगे? जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ये नहीं मरेंगे? मरेंगे। क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, पैदा हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, उनको क्या करना है, एक न एक दिन मरना है, ठीक है। उनकी आयु धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और फिर वो वृद्धा अवस्था को पहुंचेंगे और फिर उसके बाद क्या होंगे, मृत हो जाएंगे। तो मान लीजिए नॉर्मली ये वृद्ध होकर के, ठीक है, कितना पर ईयर या पर मंथ कितने मर रहे हैं, 5। कितने मर रहे हैं, 5 मर रहे हैं, ठीक है। वृद्ध हो करके 5 मर रहे हैं, ठीक है, अपनी एज को कंप्लीट करके। तो जब आदर्श कंडीशन है 5 मर रहे हैं, तो अब इससे कम, ठीक है, कम से कम 5 तो मरेंगे ही मरेंगे, कम से कम 5 तो मरना ही मरना है। अब इससे ज़्यादा मर सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। जैसे ही कंडीशन खराब होगी तो और मरने लगेंगे, लेकिन कम से कम 5 जरूर मरेंगे, ठीक है। अब इससे आप कितना भी आदर्श कंडीशन दे दे, 5 से कम ऐसा कभी नहीं आएगा कि 4 ही मरे या 3 मरे या 2 मरे, ठीक है। क्योंकि ये आदर्श कंडीशन में है, तो कम से कम 5 जीव अगर मरने हैं तो वो 5 जीव मरेंगे ही। इसीलिए ये वैल्यू क्या होती है, नियत होती है या कांस्टेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करा दें किसी भी जीव को, वह क्या होगा, एक नियत ऐसी दर जरूर होगी कि जिसपे क्या होंगे, जीव क्या होंगे, मरेंगे, ठीक है। आप उससे कितना भी अच्छा उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो मरने ही वाला है, तो उतने मरेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है, आप मनुष्य कोई ओल्ड पर्सन हो गया, ठीक है, 1000 व्यक्ति हैं, 1000 सभी अब क्या है, धीरे धीरे उसमें से कुछ ओल्ड है, कुछ यंग है। तो आप सबको क्या कीजिए, बहुत अच्छे से पोषण दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, आराम से रहिए, सब लोग खाइए पीजिए, मौज कीजिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्या उसमें से जो वृद्ध होकर के मरने वाले हैं वो रुक जाएंगे? नहीं, आप कुछ भी पोषण दे दे वो जरूर वृद्ध होंगे और उनकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, ये मिनिमम मोर्टेलिटी क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में? इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी देखिए क्या होता है। जो इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी है ये वास्तविक परिस्थिति या वास्तविक कंडीशन में होती है, वास्तविक परिस्थिति में, ठीक है, रियल कंडीशन है। अब रियल कंडीशन में क्या होगा, हमेशा हर जगह किसी भी वातावरण में क्या होता है, कंपटीशन होता है, मार झगड़ा होते हैं, लड़ाई होते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। अब जीव क्या होंगे, और अधिक तेज़ी से क्या होंगे, मरने लगेंगे, इससे ज़्यादा जीव क्या होंगे, मरने लगेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा क्या होगा, मोर्टेलिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इकोलॉजिकल या रियल मोर्टेलिटी, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये होता है मोर्टेलिटी। कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन से छोटा सा पूछा जाता है कि वाइटल इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज वाइटल इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए वाइटल इंडेक्स क्या होता है, बर्थ एंड डेथ का रेशियो क्या कहलाता है, वाइटल इंडेक्स कहलाता है, इनटू 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। दिस फार्मूला इज नोन एज वाइटल इंडेक्स, बर्थ डेथ रेशियो क्या बोला जाता है, वाइटल इंडेक्स बोला जाता है फ्रेंड्स। तो 1 मार्क्स में कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये था जन्म दर, मृत्यु दर। अब हम लोग बात करेंगे आयु वितरण और आयु संरचना और आयु पिरामिड की फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करते रहिएगा।
ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं। वाइटल इंडेक्स बहुत ही आसान है, बर्थ डेथ रेशियो इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है फोर्थ जो कैरेक्टर्स है, विशेषताएं हैं, वो क्या है? आयु वितरण, आयु वितरण, ठीक है। इसको बोला जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहते हैं? एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी आबादी होती है, कोई भी जनसंख्या है, कोई भी समष्टि है, उसमें 3 प्रकार के एज के, उसमें जो जीवधारी होते हैं उनको आयु वर्ग के हिसाब से, ठीक है, 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। कितने आयु वर्गों में? 3 आयु वर्गों में। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव है, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या होता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। देखिए, इसे आप क्या कह सकते हैं? पूर्व प्रजनन, पूर्व प्रजनन, ठीक है, और ये प्रजनन कंडीशन है, एज है प्रजनन, और ये क्या हो गया? पश्च या उपरांत भी कह सकते हैं, उपरांत प्रजनन, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, 3 प्रकार के आयु वर्ग होते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, पूर्व प्रजनन। तो यहाँ पे ये क्या है? ये यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? यंग होते हैं, ठीक है, और ये प्रजनन नहीं करते, ये प्रजनन करने योग्य नहीं रहते या प्रजनन नहीं करते हैं, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव, पूर्व प्रजनन अवस्था है, ठीक है, एज है या आयु है। रिप्रोडक्टिव एज, प्रजनन आयु। तो ये जो वर्ग होता है, ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्टिव एज आती है, इसके बाद कौन सी एज आती है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज आती है। अब यहाँ पे ये जीव, इस आयु वर्ग के जीव प्रजनन नहीं करते, ये क्या होते हैं? एक तरह से ओल्ड या वृद्ध होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में? तो किसी भी समष्टि में या किसी भी पॉपुलेशन में 3 प्रकार के आयु वर्ग पाए जाते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और इसी आयु वर्ग के वितरण को क्या कहा जाता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, आयु संरचना, ठीक है, क्या कहते हैं? आयु संरचना, आयु संरचना। चलिए कलर चेंज कर देता हूं। आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर, ठीक है, एज स्ट्रक्चर या आयु संरचना। किसी भी आबादी में जो प्रतिशत मात्रा होती है, प्रतिशत संख्या होती है, ठीक है, हर एक आयु वर्ग के, उसी को कहा जाता है आयु संरचना, ठीक है। तो कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, प्रत्येक आयु वर्ग के, प्रत्येक आयु वर्ग के जीवों की प्रतिशत संख्या, संख्या क्या कहलाती है? आयु संरचना कहलाती है, ठीक है। आयु संरचना कहलाती है। समझ में आया फ्रेंड्स? कोई भी आबादी है, ठीक है, क्या है? कोई भी आबादी है, कोई भी पॉपुलेशन है, उसमें प्रत्येक आयु वर्ग, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव आयु वर्ग के जीवों की प्रतिशत संख्या क्या होती है, उसी को क्या कहते हैं?
आयु संरचना कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं या एज स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और इसी एज स्ट्रक्चर के जब क्या किया जाता है, रेखा गणितीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो बन जाता है आयु पिरामिड। क्या बनता है? आयु पिरामिड। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए आप लोग, आयु पिरामिड क्या होता है? आयु पिरामिड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखिए, आयु पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड क्या बोलते हैं? एज पिरामिड, ठीक है। देखिए, तो ये जो किसी भी आयु वर्ग के जीवों की संख्या है, प्रतिशत संख्या है, इसी को जब क्या करते हैं, आयु संरचना को हम क्या करते हैं, रेखा गणितीय रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो जो संरचना प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। ठीक है, लिखिए, प्रत्येक आयु वर्ग के जीवों की प्रतिशत संख्या को रेखा गणितीय, किस रूप में? रेखा गणितीय रूप में प्रदर्शित, रेखा गणितीय रूप में प्रदर्शित करने पर जो संरचना बनती है या प्राप्त होती है, जो संरचना प्राप्त होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, होती है, उसे एज पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एज पिरामिड कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एज पिरामिड कहते हैं। देखिए, प्रत्येक आयु वर्ग के जीवों की संख्या को क्या करते हैं, रेखा गणितीय रूप में, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं ग्राफी रूप में प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो जो संरचना बनती है उसी को क्या कहते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, एज पिरामिड 3 प्रकार का एज पिरामिड बनता है। कितने प्रकार का बनता है एज पिरामिड फ्रेंड्स? 3 प्रकार का। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं और आप लोगों को एज पिरामिड बना करके दिखाते हैं। ठीक है, एज पिरामिड, तीन प्रकार का एज पिरामिड बनता है फ्रेंड्स। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 लेवल्स हैं हर एक पिरामिड में। ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड कहलाता है चौड़े आधार का पिरामिड। चौड़े आधार का पिरामिड, या आप कह सकते हैं पिरामिड विथ ब्रॉड बेस। ठीक है, चौड़े आधार का पिरामिड। ये पिरामिड कैसा है? ये बेल शेप या घंटे जैसा, कैसा है? घंटे जैसा पिरामिड है। और इसका आकार कैसा है? घड़े के जैसा। उल्टा घड़ा रख देंगे तो इसी तरह से दिखाई देगा, घड़े जैसा पिरामिड फ्रेंड्स। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं पॉपुलेशन में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो सबसे नीचे है ये लेवल प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज को। किस एज को? प्री रिप्रोडक्टिव एज को। प्री रिप्रोडक्टिव एज है। ठीक है फ्रेंड्स, बीच वाला लेवल क्या प्रदर्शित करता है?
रिप्रोडक्टिव एज, और ऊपर वाला टॉप लेवल क्या प्रदर्शित करता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज फ्रेंड्स, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पिरामिड क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो संख्या है जीवों की पॉपुलेशन में, वह क्या है, सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको क्या बनाया गया है, ब्रॉड बनाया गया है। ठीक है, चौड़ा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो संख्या है जीवों की किसी पॉपुलेशन में, वह क्या है, अधिक होती है। अब इससे कम संख्या होती है रिप्रोडक्टिव एज के जीवों की, और इससे कम होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वालों की। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ऐसा जो पॉपुलेशन होता है, इस पॉपुलेशन को बोला जाता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे यंग की संख्या क्या है, ज़्यादा है। यंग की संख्या ज़्यादा है, तो ये पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करता है और ग्रो करता है, अपने साइज को बढ़ाता है। तो इसे कहा जाता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए घंटे जैसा पिरामिड इसका आकार घंटे के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मंदिर में बड़े बड़े घंटे लगे रहते हैं, आप लोग दर्शन करने जाते हैं तो आप देखेंगे तो इसका आकार कैसा होगा, कुछ घंटे के जैसा लग रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है, इनमें जो जीवों की संख्या होती है वो लगभग समान होती है। ठीक है, इसकी और इसकी संख्या क्या है, जीवों की संख्या लगभग समान होती है। आयु वर्ग के जीवों की संख्या लगभग समान होती है, और कम होता है किसकी संख्या, जो कौन से, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, इनकी संख्या कम होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है ये स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्टेबल पॉपुलेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन में ना ही बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी, ना ही पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटेगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो पिरामिड है ये देखिए कैसा है, घड़े जैसा पिरामिड, अर्न शेप्ड पिरामिड इसको बोला जाता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज है, इनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है, इनकी संख्या क्या होती है, लगभग समान होती है या अधिक होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में लगभग समान है, और जो कौन सा प्री रिप्रोडक्टिव एज है उनकी संख्या क्या है, बहुत कम होती है। यहाँ पे यंग बहुत कम है, तो ऐसे पॉपुलेशन का जो साइज है वो बहुत तेज़ी से घटता है, क्योंकि यंग नए जीवों की संख्या कम है। तो फिर कुछ समय बाद क्या होंगे, जो वृद्ध होंगे, यहाँ पे जो ओल्ड है, वृद्ध होंगे, वो अचानक से मरने लगेंगे, और उनकी संख्या को मेंटेन करने का काम जो यंग करते थे, इनकी संख्या कम है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, तेज़ी से घटने लगता है। तो इसलिए इस पॉपुलेशन को बोला जाता है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। ठीक है, या डिमिनिश्ड पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड पॉपुलेशन भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के क्या मिलते हैं, एज पिरामिड मिलते हैं पॉपुलेशन में हमको। ठीक है, समष्टि में। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, डायग्राम ड्रा करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट है समष्टि वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, समष्टि वृद्धि। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको मिटा दिया जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबको मिटा देते हैं हम, ऐसा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समष्टि वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है,
तो कोई भी पॉपुलेशन है वह क्या करती है, एक अभिलाक्षणिक रूप से क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, एक किसी न किसी पैटर्न में वो क्या करती है, वृद्धि करती है, और उस वृद्धि को क्या करते हैं, समिष्टि वृद्धि करते हैं। मतलब पॉपुलेशन में जो जीवों की संख्या बढ़ती है वही क्या है, उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन में वृद्धि होती है यह दो प्रकार से होती है। इस वृद्धि को अगर हम क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक कर्व मिलता है, एक लाइन मिलती है या रेखा मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, वृद्धि कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि कर्व कहते हैं। ठीक है, वृद्धि वक्र हिंदी में कहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रोथ कर्व कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो जो समिष्टि वृद्धि है, ठीक है, पॉपुलेशन की वृद्धि है, हम इसको क्या करते हैं, वृद्धि वक्र या ग्रोथ कर्व से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समिष्टि की वृद्धि को किससे प्रदर्शित किया जाता है, वृद्धि वक्र की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो कोई भी पॉपुलेशन है इसमें दो प्रकार की वृद्धि वक्र मिलते हैं। कितने प्रकार के वृद्धि वक्र मिलते हैं, दो प्रकार के फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है जे शेप्ड और दूसरा होता है एस शेप्ड। दूसरा क्या होता है, एस शेप्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले जे शेप्ड का डायग्राम देखिए। ठीक है, इस पर टाइम और ये क्या है, पॉपुलेशन साइज है। पॉपुलेशन साइज है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है। देखिए, तो जब ये ग्राफ बनाते हैं तो ये जो लाइन है आप यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन है अगर वहाँ पे इंडिविजुअल का नंबर जीरो है तो वहाँ पे फिर वो उत्पन्न ही नहीं करेंगे नए जीव। तो कुछ न कुछ संख्या होगी, 10 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 50 होगी, कुछ भी होगी। तो इसलिए हम इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर ऐसे जे के जैसा शेप बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज है, ठीक है, जो पॉपुलेशन वृद्धि होती है चरघातांकी रूप में होती है। ठीक है, क्या होती है, वृद्धि चरघातांकी रूप में होती है। किस रूप में होती है, चरघातांकी रूप में होती है। अर्थात कैसे, जरा एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए दो जीव हैं, तो दो से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर 4 से कितने होंगे, 8 होंगे। फिर 8 से कितने हो जाएंगे, 16। 16 से फिर 32। तो इस प्रकार से जो वृद्धि होती है इसे क्या कहा जाता है, चरघातांकी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे ग्रोथ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया ना, कैसे ग्रोथ होगा, ऐसे 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है ना। तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, इस ग्राफ को समझिएगा। यहाँ पे जो स्टार्ट रीजन है, ये जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में जीवों की संख्या क्या होती है, बड़ी धीरे धीरे बढ़ती है।
शुरू शुरू में क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन देखिए जैसे कितना है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 हुआ, 32 हुआ। अब इसके बाद देखेंगे बहुत तेज़ी से, 32 के बाद 64, 64 के बाद कितना हो जाएगा 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, 512 के बाद फिर कितना हो जाएगा 1024। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, संख्या अब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो शुरू के समय में, प्रारंभिक समय में संख्या धीमे धीमे बढ़ती है, पॉपुलेशन साइज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो पॉपुलेशन साइज है बहुत ही तीव्र गति से क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन फिर अंत में एक ऐसा समय आता है कि जो पॉपुलेशन साइज है वो अचानक से घट जाता है, बहुत तेज़ी से जीवों की मृत्यु होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ज़रा देखिएगा, जब जो आइडियल कंडीशन होगा, कोई भी आपस में कंपटीशन नहीं है, जीवों की संख्या पहले से कम है। ठीक है, जीवों की संख्या क्या है, पहले से कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपस में जो जीव हैं वो प्रजनन करेंगे और तेज़ी से जीवों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आइडियल कंडीशन है, आदर्श कंडीशन है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बढ़ते बढ़ते जीवों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक हो जाएगी, और जब जीवों की संख्या बहुत अधिक होगी तो अचानक से क्या होगा, उनमें आपस में कंपटीशन होने लगेगा, मार झगड़ा होने लगेगा। ठीक है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर उनकी मृत्यु होने लगती है, तो अचानक से पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, घट जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ होता है इसे किस फार्मूले से, ठीक है, dN/dt इक्वल टू, ठीक है, RN। ठीक है, इस फार्मूले से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पर, ठीक है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, dN/dt इक्वल टू RN। ठीक है, ये क्या है, पॉपुलेशन साइज में, ठीक है, क्या हो रहा है, किस जो समय के साथ बदलाव हो रहा है उसको क्या कहते हैं, dN/dt, और जो R है क्या है, वृद्धि दर होता है, N क्या होता है, पॉपुलेशन साइज होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉपुलेशन साइज होता है N, R क्या होता है, वृद्धि दर, R क्या है, वृद्धि दर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, N क्या है, पॉपुलेशन साइज, या आप कह सकते हैं समष्टि का आकार होता है। ठीक है, और dN/dt क्या है, ठीक है, समष्टि में वृद्धि दर क्या होती है, समष्टि में वृद्धि दर प्रति, ठीक है, प्रति समय, या आप कह सकते हैं समय के साथ क्या होती है। ठीक है, जो वृद्धि दर होती है उसको क्या कहते हैं, dN/dt से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जे शेप्ड का आकार है और इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, और इसको इस फार्मूले से प्रदर्शित किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आइडियल कंडीशन में होगा। नेक्स्ट देखिए जे शेप्ड कर्व कैसा होता है, या इसको सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, सिग्मा के जैसा ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पे टाइम है, इस पे क्या है, पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऐसा एस शेप्ड का कर्व है। यहाँ पे क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है वहन क्षमता, इसको कहते हैं, या कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अधिकतम कितने जीवधारी, कितने जनसंख्या रह सकती है किसी भी पॉपुलेशन में। ठीक है, उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, शुरू में जो वृद्धि दर होती है धीमी होती है, फिर अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और फिर जाकर के क्या होती है, धीमी हो जाती है या नियत हो जाती है। तो यहाँ पे प्रारंभ में क्या होता है,
प्रारंभ में वृद्धि दर धीमी होती है, फिर अचानक से बहुत बढ़ती है तेजी से, और फिर क्या होती है, नियत हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो कैसा फार्मूला होगा, dN/dt = Rn इंटू K - N/K। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है, एस शेप्ड कर्व के लिए। ठीक है, इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होता है इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। और यहाँ पे के फ्रेंड्स क्या होता है, के होता है कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता होती है। क्या होती है, वहन क्षमता होती है या कैरिंग कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं डायग्राम या ग्राफ, तो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया। आइए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं समष्टि पारस्परिक क्रियाएं मीन्स बायोटिक इंटरेक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, देखिए, तो किसी भी जनसंख्या में, किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं या एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। ये जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक होता है धनात्मक क्रियाएं, ठीक है, इंटरैक्शंस, और दूसरा होता है ऋणात्मक। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, ऋणात्मक। चलिए, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक क्रियाएं। ठीक है फ्रेंड्स, धनात्मक क्रियाएं मीन्स पॉजिटिव इंटरैक्शंस और ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव इंटरैक्शंस। ठीक है, देखिए, जो समष्टि है इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अगर क्या होगा, किसी एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि नहीं होती है, ठीक है, या तो दोनों को लाभ हो या केवल क्या हो, किसी एक को लाभ हो, हानि किसी को नहीं होती है, केवल क्या होता है, लाभ होता है, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, धनात्मक क्रियाएं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कम से कम एक जीव को हानि होगी। ठीक है, क्या होगा, देखिए, धनात्मक में क्या होगा, कम से कम एक जाति को, कम से कम एक जाति को लाभ होता है, लाभ होता है। एक को होगा या दोनों को हो सकती है, लेकिन कम से कम एक को जरूर होता है। ठीक है, परंतु हानि किसी को नहीं होती, दूसरे को हानि नहीं होती, किसी को भी हानि नहीं होती, हानि नहीं होती, हानि नहीं होती फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, हानि नहीं होती। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, धनात्मक क्रियाएं कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऋणात्मक क्रियाओं में देखिए, ठीक है, क्या होगा, कम से कम एक जाति को
हानि होती है, कम से कम एक जाति को हानि होती है, ठीक है। बाकी दूसरे को हानि हो, लाभ हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम क्या होता है, एक जाति को हानि होती है। और यहाँ पे क्या होगा, कम से कम एक जाति को लाभ होती है, लेकिन दूसरे को यहाँ पे हानि नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये धनात्मक क्रियाएं होती हैं और ये ऋणात्मक क्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए धनात्मक क्रियाओं में हम लोग क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे सहजीवन। इसका एग्जाम्पल क्या है, सहजीवन, और इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है, तो इसे हम प्लस प्लस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सहजीवन, ठीक है। दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। तो इसमें दो विभिन्न जातियां क्या होती हैं, दो विभिन्न जीव आपस में परस्पर जुड़ करके क्या करते हैं, साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं, साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। सहजीवन, साथ में जुड़ करके जीवन व्यतीत करते हैं और वो अलग अलग नहीं रह सकते, ठीक है फ्रेंड्स। और दोनों को क्या होता है, लाभ होता है, दोनों को क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। दोनों को, दोनों जातियों को, ठीक है, दोनों जातियों को लाभ होता है, दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। इसीलिए क्या है, प्लस प्लस से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दोनों जाति क्या होते हैं, दोनों जीव क्या होते हैं, आपस में भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। दोनों जातियां क्या होती हैं, भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। किस रूप से, भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। और भौतिक रूप से जुड़े होने के कारण इनमें क्या होता है, जो पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान होता है। क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है इनके शरीर से, क्योंकि ये भौतिक रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। इसका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, लाइकेन। क्या है, लाइकेन फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन, ठीक है फ्रेंड्स, लाइकेन क्या है, ये शैवाल, किससे, शैवाल प्लस कवक का समूह होता है। क्या होता है, शैवाल और कवक का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। कवक क्या करता है, ठीक है, पोषक पदार्थों को क्या करता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित करके शैवाल को देता है। और शैवाल क्या करता है, शैवाल ग्लूकोज का निर्माण करके क्या करता है, कवक के साथ साझा करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, दोनों को क्या होता है, लाभ होता है और दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। शैवाल भोजन बनाता है, कवक क्या करता है, इसको जल देता है और मिनरल्स देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से दोनों को क्या होता है, फायदा होता है, दोनों को क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ये पहला धनात्मक एग्जाम्पल था। दूसरा देखिए, दूसरा फ्रेंड्स, और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे माइकोराइजा। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा है सहभोजिता, ठीक है, सहभोजिता, ठीक है। देखिए इसे बोला जाता है कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म। इसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। एक जाति को क्या होता है, लाभ होता है और दूसरे को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो इसको प्लस और जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस और जीरो से फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे सकर फिश है, क्या है, सकर फिश, और इसके साथ साथ कोई लार्ज फिश है, ठीक है, लार्ज फिश फ्रेंड्स, ठीक है, सकर फिश और लार्ज फिश। देखिए डायग्राम देखिएगा, ये मान लीजिए कोई एक लार्ज साइज की फिश है। क्या है, लार्ज साइज की फिश है, ठीक है। और जो सकर फिश होती है, छोटी सी मछली होती है, तो ये इसके नीचे यहाँ पे क्या होती है, इससे ऐसे
जुड़ गई, इससे जुड़ गई सकर फिश। यहाँ पे एडहेसिव डिस्क रहते हैं जो इसको बड़ी मछली से चिपका देते हैं, ठीक है। तो बड़ी वाली जो मछली है जहाँ पे जाएगी इसके साथ साथ सकर फिश भी जाएगी। तो जो बड़ी मछली जो भी कुछ खाती है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके माउथ से कुछ बच करके नीचे आता है, गिर जाएगा। अब इसको कौन खा जाएगी, सकर फिश क्या करती है, खा लेती है। तो देखिए सकर फिश को तो फायदा हो गया, इस मछली के साथ जा रही है और इसको बड़ी आसानी से भोजन मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस मछली को ना ही कोई घाटा हुआ ना ही कोई फायदा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल होता है, सहभोजिता का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम पौधों का भी चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आर्किड प्लांट होता है। कौन सा प्लांट, आर्किड, ठीक है। ये ऐसा प्लांट है जो किसी दूसरे पौधों पे उगता है, ठीक है। क्या होता है, दूसरे पौधों पे उगता है। मान लीजिए ये कोई वृक्ष की डाली है और इस पे क्या हो गया, कोई आर्किड प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है। तो ये आर्किड प्लांट क्या करता है, इस पौधे की डाली से कोई भी पोषण नहीं लेता, ठीक है। ये है आर्किड। ये क्या करता है, इसके जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो क्या करते हैं वातावरण से ही वाटर को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली अवशोषित कर लेते हैं। तो आर्किड, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, सहभोजिता का। इसमें इस पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके लिए क्या मिल गया, प्लेस मिल गया पौधे को। तो आर्किड को थोड़ा सा फायदा हुआ कि उसको रहने के लिए स्थान मिल गया, ठीक है। लेकिन इस पेड़ को ना ही कोई फायदा हुआ ना ही कोई घाटा हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, सहभोजिता के एग्जाम्पल है, जिसे कॉमनसेलिज्म कहा जाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस और माइनस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका तीसरा धनात्मक का सहोपकारिता, ठीक है। क्या है, सहोपकारिता, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आप सभी को, सहोपकारिता, सहोपकारिता, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन, क्या कहते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। प्लस प्लस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक म्यूचुअलिज्म। लेकिन देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे देखो दोनों भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जातियाँ भौतिक रूप से जुड़ी नहीं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जरा देखिए, ठीक है। आप लोग गाय भैंस को देखते हैं, ठीक है, गाय या भैंस, ठीक है। प्लस ऑक्सपीकर जानते हैं, जिसको आप लोग मैना कहते हैं, ऑक्सपीकर, जो भूरे रंग की चिड़िया होती है, ठीक है, ऑक्सपीकर और भैंस। इसमें क्या होता है, देखिए दोनों को लाभ कैसे होगा। जो ऑक्सपीकर है, भैंस या गाय के पास आती है तो उसके शरीर पे जो भी परजीवी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको ये क्या करती है, ऑक्सपीकर क्या करती है, खा जाती है, ठीक है। तो अब इसमें लाभ दोनों को कैसे हुआ, फिर खाने के बाद ये अपना उड़कर चली जाती है। ये दोनों आपस में जुड़े हैं नहीं, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ऑक्सपीकर को क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, और भैंस को क्या होता है, क्या मिलता है, जो उसके परजीवी हैं उनसे सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। आप देखेंगे उनके आसपास कान में भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो आप देखेंगे कोई चिड़िया आती है तो वो कान को मूव नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो चिड़िया क्या करती है, उन परजीवियों को खा जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों को क्या होता है, लाभ हो जाता है। इसी तरह से जो चींटी होती हैं, ठीक है, चींटियाँ ये क्या होती हैं, जो अकेसिया प्लांट होता है, अकेसिया प्लांट के बीच तने में क्या होता है, खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग में चींटियाँ घुस जाती हैं और दोनों क्या करती हैं, वहाँ पे चींटियाँ रहती हैं। तो चींटी को फ़ायदा क्या हुआ कि चींटी को क्या मिल जाता है रहने के लिए स्थान मिल जाता है फ्रेंड्स। और जो पौधा है, जब पौधे को कोई भी पशु या कोई भी जानवर खाने के लिए आता है तो चींटियाँ उस पर बाहर से निकल करके अटैक कर देती हैं, तो पौधे को भी सुरक्षा मिल जाती है। तो इस तरह से दोनों को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल आंट और अकेसिया प्लांट भी हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सहोपकारिता का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं ऋणात्मक क्रियाओं की। किसकी बात करेंगे, ऋणात्मक क्रियाओं की फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन सभी को रफ कर दिया जाए, चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऋणात्मक क्रियाओं की, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि देखिए ऋणात्मक क्रियाओं में क्या होगा, कम से कम एक जाति को क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। क्या होती है, कम से कम एक जाति को क्या होती है, हानि होती है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका पहला जो एग्जाम्पल है इसमें आप कह सकते हैं परभक्षण,
क्या है, परभक्षण। परभक्षण को फ्रेंड्स प्रीडेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रीडेशन। ठीक है, इसमें देखिए दो जातियां हैं, तो एक जो बड़ा जीवधारी होता है उसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं। एक क्या होता है, प्रीडेटर। प्रीडेटर को शिकारी कहा जाता है। ठीक है, और एक छोटा जीवधारी होता है जिसे प्रे कहा जाता है या शिकार कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, प्रीडेटर प्रे को मार करके खा जाता है। तो दोनों को क्या होगा, एक को तो क्या होगा, प्लस होगा, और एक को क्या होगा, हानि। एक को लाभ होगा और एक को हानि। किसको लाभ होगा, प्रीडेटर को लाभ होगा और प्रे को क्या होगी, हानि, क्योंकि इसको मार दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सिंपली जो प्रे होता है, शिकार होता है, वो छोटे आकार में होता है और प्रीडेटर बड़े आकार में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स क्या होगा। ठीक है, शेर। शेर क्या हो गया, प्रीडेटर। शेर और हिरन। ठीक है, या शेर और खरगोश। ठीक है, ये क्या होंगे, एक एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, मेढक और कीट। ठीक है, सांप। सांप क्या करता है, चूहे को खा जाता है। सांप और चूहा, या सांप और कीट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, परभक्षण के, जिसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है, और एक को बड़े वाले को प्रीडेटर कहा जाएगा जिसको लाभ होता है, और छोटे वाले को प्रे कहा जाता है या शिकार कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा देखिए ऋणात्मक क्रियाओं में दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा प्रकार क्या होगा, परजीविता। क्या होता है, परजीविता। पैरासिटिज्म। क्या होता है, पैरासिटिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, परजीविता, पैरासिटिज्म। इसमें एक जीव को पैरासाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स परजीवी। क्या होता है, परजीवी। और दूसरे को बोला जाता है होस्ट। दूसरे को क्या कहते हैं, होस्ट या पोषद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक को लाभ होता है और एक को क्या होती है, हानि होती है। एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है। जो परजीवी होता है, जो पैरासाइट होता है, यह पोषण से क्या करता है, पोषण को क्या करता है, ग्रहण करता है फ्रेंड्स। ठीक है, परजीवी क्या करता है, पोषण से पोषण को ग्रहण करता है और इसे जान से नहीं मारता है। ठीक है, इसे मारता नहीं है, यह क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है केवल। ठीक है, और अगर लगातार पोषण ग्रहण करता रहा तो शायद अंत में मृत्यु हो जाए, लेकिन ये क्या करता है, पैरासाइट होस्ट से अटैच्ड हो जाता है और क्या करता है, पोषण ग्रहण करता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मच्छर क्या है, एक तरह से पैरासाइट है। ठीक है, तो वो टेम्परेरी पैरासाइट है, हमारे बॉडी पे आता है और हमारा ब्लड को सक करता है, चूसता है और फिर उड़ करके चला जाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम होता है जिससे मलेरिया डिजीज होता है, वो क्या है, एक इंडो पैरासाइट है। और मच्छर क्या होता है, इक्टो पैरासाइट। तो वो क्या है, एक इंडो पैरासाइट है जो हमारे आरबीसी में पाया जाता है, तो हमारी बॉडी से क्या करता है, वो न्यूट्रिशन गेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी क्या है, पैरासाइट क्या है, एग्जाम्पल है। और क्या होगा, जो जोंक होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, लीच बोलते हैं। लीच भी फ्रेंड्स क्या होता है, जोंक। जोंक क्या होता है, पैरासाइट है। मच्छर क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक क्या है, पैरासाइट है। समझ में आया फ्रेंड्स, तो ये किसके हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं परजीविता के या पैरासिटिज्म के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, दो हो गया, परभक्षण, परजीविता। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। तीसरा क्या है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को कंपटीशन बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन। तो ये जो कंपटीशन है किसके लिए होता है, आपस में लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा किसके लिए, भोजन के लिए और रहने के स्थान के लिए और प्रजनन के लिए। जीवों में क्या होता है, कंपटीशन होता है। किसके लिए, प्रजनन के लिए, भोजन के लिए और आवास के लिए क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है। ठीक है, और भी कोई मुद्दा हो सकता है कंपटीशन का। ठीक है, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो जॉब के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंपटीशन है
ठीक है, दो समान जातियों के बीच में हो सकता है या दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में हो सकता है। और जब भी कंपटीशन होगा तो दोनों को क्या होता है, घाटा होता है। लड़ाई होगी तो क्या होगा, दोनों को घाटा होगा। तो इसको हम माइनस माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं, दोनों को घाटा होगा। ठीक है, और जब कंपटीशन क्या होता है, समान जाति में होता है तो हम इसे कहते हैं अंतराजातीय। क्या कहते हैं, अंतराजातीय। सेम स्पीसीज में, किसमें, सेम स्पीसीज में कंपटीशन होगा। ठीक है, अंतराजातीय। और जब अलग अलग स्पीसीज, अंतरजातीय। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में होगा, डिफरेंट स्पीसीज में कंपटीशन होगा फ्रेंड्स, तो इसे क्या कहेंगे, अंतराजातीय कंपटीशन। एग्जाम्पल देखिए दोनों का। अगर मान लीजिए दो टमाटर के पौधे क्या हैं, एक ही पास में हैं। ठीक है, दो टमाटर के पौधे क्या हैं, एक ही पास में हैं। तो दोनों पौधों को क्या ही समान सेम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसको भी मैग्नीशियम चाहिए तो उसको भी मैग्नीशियम, इसको भी आयरन चाहिए तो उसको भी आयरन। ठीक है, लेकिन क्या हो कि दो पौधे अलग अलग हैं, एक टमाटर का पौधा है, एक क्या है, मटर का पौधा है। तो दोनों प्लांट अलग अलग हैं, दोनों की कुछ आवश्यकताएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। तो जो टमाटर और मटर के पौधे में क्या होगा, कंपटीशन होगा न्यूट्रिशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसे क्या कहते हैं, अंतरजातीय। ठीक है, या इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, जो कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा। और अंतराजातीय को क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये दो प्रकार से क्या होता है, कंपटीशन होता है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल कंपटीशन कौन सा होता है, इंट्रा स्पेसिफिक होता है। जब दोनों एक ही जैसे रहेंगे तो दोनों का जो न्यूट्रिएंट है, सारी रिक्वायरमेंट सेम होंगी और कंपटीशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों को क्या होगी, ज़्यादा हानि होगी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सभी क्या थी, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं थी फ्रेंड्स, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, तो और इसी टॉपिक के साथ आपका ये जो लेक्चर है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।